हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। सप्ताह में एक वीडियो योजना वाला डलेगा और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि वो व्यक्ति जिनको योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है या उनको योजनाओं के बारे में जानकारी तो होती है लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है योजना का लाभ पाने की, या उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और इनको किस प्रकार से इकट्ठा करके कहाँ लगाना होता है, कहाँ जमा करना होता है, किस कार्यालय में जमा करना है, किससे संपर्क करना है। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ये सारी बातें नहीं पता होती है। तो पहला उद्देश्य तो ये है कि उन लोगों तक ये बात पहुंचाना, और दूसरा इस सीरीज़ का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप लोग जो कि इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं, आपको आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में पता लगेगा। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसको मिलता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आएगा, प्राकृतिक आपदा में जैसे बाढ़ आ सकती है, नदी नाले तालाब वगैरह जो होते हैं हमारा आसपास, उसमें यदि कोई व्यक्ति डूब जाता है, यदि किसी व्यक्ति को सांप या ऐसे ही कोई जहरीले जंतु काट लेते हैं, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर भूकंप आ जाए, या फिर बरसात के मौसम में जो है आकाशीय बिजली गिर जाए, ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए। कहने का मतलब इन शॉर्ट, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके निकटतम वारिसों को ये राशि मिलती है। 4 लाख रुपए की राशि उसके निकटतम वारिसों को सरकार जो है प्रदान करती है। और इस राशि का सिर्फ सरकार का इतना उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को दुख की घड़ी में थोड़ा सा संबल दिया जाए, उसको थोड़ी हिम्मत दी जाए। तो चलिए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इसमें चरण बाय चरण आपकी जो फाइल होगी, जिस फाइल में ये सारे दस्तावेज लगेंगे, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन सा दस्तावेज किस प्रकार से बनेगा। ये सारे दस्तावेज जब बन जाएंगे तो ये दस्तावेज बनने के बाद आपकी एक फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। आपकी वो फाइल कंप्लीट होकर तहसीलदार साहब के यहाँ जो रीडर होते हैं, तहसीलदार साहब के जो रीडर होते हैं, जो बाबू होते हैं, उनके पास आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी। ये सभी दस्तावेज उसमें लग के वो फाइल कंप्लीट मानी जाएगी और वो फाइल फिर तहसीलदार साहब के द्वारा एसडीएम महोदय जो भी होते हैं वहाँ पर, एसडीएम साहब होंगे, जिस भी क्षेत्र के एसडीएम साहब होंगे, उनकी ओर तहसीलदार साहब के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। तो इस स्टेप पर आने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट सारे बनवाना जरूरी है। अब ये डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनेंगे उसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए, जब कभी आप आपके आसपास ऐसी दुर्घटना घटित होते हुए देखते हैं और यदि उस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या आपको ऐसा लगता है कि वो तालाब में डूब रहा है और शायद बचने के चांसेस बहुत कम हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको तुरंत सूचना करना है। आपको सूचना किसको करना है, आपको तुरंत सूचना करना है जो भी उस क्षेत्र के संबंधित पटवारी हैं उनको आपको सूचना करना है, और साथ ही आपको सूचना करना है पुलिस को। जो भी आपके निकटतम थाना लगता है, यदि वो पास है तो आप वहाँ जा सकते हैं, यदि वो दूर है तो आप 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को भी सूचना करेंगे। जब आप इन दोनों जगह सूचना कर देंगे तो इन दोनों विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर आएंगे। घटनास्थल पर पटवारी भी आएंगे और घटनास्थल पर पुलिस विभाग के भी कुछ कर्मचारी आएंगे। तो देखिए, जब पटवारी घटनास्थल पर आएंगे तो वो अपने साथ में आरबीसी 64 और एक पंचनामा बनाएंगे। आरबीसी 64 का एक फॉर्मेट अपने साथ लेके आएंगे और पंचनामा घटनास्थल पर ही बनाएंगे। पंचनामे में परिवार के जो भी सदस्य होंगे वो, और जो भी उपस्थित व्यक्ति घटनास्थल पर रहेंगे वो, उनसे ये जानकारी ली जाएगी कि ये घटना कितने बजे की है और किस प्रकार से ये घटना हुई है और आपको इसकी जानकारी कितने बजे लगी। इस प्रकार की जो प्राथमिक जानकारियाँ जो होती हैं वो पंचनामे में लिखी जाएंगी, नाम पते वगैरह लिखे जाएंगे कि किसके साथ ये घटना हुई है, और एट द लास्ट एक वारिसाना बनाया जाएगा। वारिसाने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घट गई है उसके निकटतम वारिस कौन कौन है। निकटतम वारिस में उसकी पत्नी आएगी और पत्नी का नाम लिखा जाएगा। देन उसके जो भी पुत्र होंगे उनका नाम लिखा जाएगा। उसकी पुत्रियां यदि है तो उनके नाम लिखे जाएंगे। इस प्रकार से निकटतम वारिसों का एक जो है पंचनामे में उल्लेख किया जाएगा। ये पंचनामा और आरबीसी 64 के फॉर्मेट पर संबंधित परिवार के सिग्नेचर लेने के बाद ये वाला जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो पटवारी होंगे वो अपने कार्यालय पहुंचेंगे या तो तहसील पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर एक प्रतिवेदन बनाएंगे। तो प्रतिवेदन बनाने के बाद प्रतिवेदन और पंचनामा, ये दोनों चीज़ें जो पटवारी होंगे, संबंधित पटवारी जो होंगे, वो तहसीलदार साहब के रीडर के यहाँ दोनों चीज़ें जमा कर देंगे।
जब ये दोनों चीज़ें यहाँ जमा हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी एक फाइल बन जाएगी। यहाँ पे फाइल बन जाएगी, उसमें 2 दस्तावेज लग जाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज लग जाएंगे? पटवारी प्रतिवेदन लग जाएगा और पटवारी का जो पंचनामा है ये लग जाएगा उस फाइल में। अभी आपको ये 3 से लगाकर 8 तक की चीज़ें और उस फाइल में लगानी है। ये किस प्रकार से लगेंगी? देखिए, जब पटवारी आएंगे तो उन्होंने अपना काम कर लिया, और जब पुलिस जो मौका स्थल पर उपस्थित होगी तो पुलिस के जो कर्मचारी होंगे उनके द्वारा भी संबंधित परिवार से और जो भी वहाँ पर उपस्थित व्यक्ति होंगे उनसे प्राथमिक जानकारी ली जाएगी। वो जानकारी लेकर अपने रजिस्टर में संधारित करेंगे और उसके बाद वो थाने पहुंचकर जो है एफआईआर को दर्ज कर लेंगे, एक रिपोर्ट बना लेंगे जिसमें ये सारा घटनाक्रम लिख देंगे कि परिवार के द्वारा इस प्रकार से बताया गया और ये घटना जो है इस गांव में घटित हुई। इस प्रकार से एक एफआईआर रिपोर्ट बन जाएगी। जब पुलिस के कर्मचारी प्राथमिक जानकारी ले रहे होंगे तभी वो शव को किसी वाहन के माध्यम से या जो भी उस टाइम संभव हो सके उसके माध्यम से वो निकटतम शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। पोस्टमार्टम के लिए भेजते वक्त डेड बॉडी के साथ में परिवार का कोई एक सदस्य रहेगा और उस वक्त हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे वो उस बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने के बाद जो है पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होगी वो थाने भेज दी जाएगी और जो बॉडी है वो संबंधित परिवार का जो भी सदस्य वहाँ पर मौजूद है उसको सुपुर्द कर दी जाएगी। तो थाने में संपर्क करके आपको एफआईआर रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ से लेने हैं। और वहाँ से लेने के साथ साथ आपको ये और भी जो डॉक्यूमेंट है ये भी लेके कहाँ जाना है? ये लेके आपको जहाँ आपकी फाइल रखी हुई है, तहसीलदार महोदय के जो रीडर के पास आपकी फाइल रखी हुई है या बाबू के पास आपकी जो फाइल रखी हुई है वहाँ आपको जाना है। वहाँ आप मृत्यु प्रमाण पत्र, जिस व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना घटी है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाएगा? मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम का जो सचिव होता है, जिसको सेक्रेटरी कहते हैं, उसके माध्यम से आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना पाएंगे। तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपका वहाँ से कंप्लीट होगा। उसके बाद आधार कार्ड, समग्र परिवार आईडी और बैंक खाता पासबुक, और ज़रूरत लगी तो 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। ये किसके होंगे? ये उसके होंगे जिसके खाते में राशि डाली जानी है। तो सामान्यतः जो राशि होती है वो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी के खाते में डाली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पत्नी के आधार कार्ड, समग्र परिवार आईडी और बैंक खाता पासबुक ये सब लगेंगे। और साथ ही चूंकि 4 लाख रुपए की राशि सामान्य खाते में नहीं जाती है तो पहले एक बार बैंक जाके हमको चेक भी करना है कि ये 4 लाख रुपए की जब राशि हमारे खाते में आएगी तो क्या आएगी, क्या नहीं आ पाएगी। तो देखिए, अभी हमने ये समझा कि हमको ये डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनेंगे। आपने देखा होगा कि ऊपर के जो 4 डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहे हैं, पटवारी प्रतिवेदन, पटवारी पंचनामा, पीएम रिपोर्ट और एफआईआर रिपोर्ट, ये चारों डॉक्यूमेंट जो हो आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से उपलब्ध होंगे। आप पूरी तरह समझ पाए होंगे किस प्रकार से होंगे। देन मृत्यु प्रमाण पत्र आपको सचिव के माध्यम से उपलब्ध होगा और फिर ये आधार कार्ड, समग्र परिवार आईडी और बैंक खाता है, ये हर व्यक्ति के पास अपना सेफ होता है। तो आपको क्या करना है, ये सभी इकट्ठा करके, इसमें से 2 तो ऑलरेडी आपके पटवारी जी वहाँ पहुँचा देंगे, बाकी के जो आपको ये नज़र आ रहे हैं 6, ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठे करके आपको कहाँ आना है? आपको तहसील कार्यालय आना है। जो भी संबंधित बाबू या रीडर के पास आपकी फाइल रखी है वहाँ संपर्क करना है। आप चाहें तो पटवारी से भी संपर्क कर सकते हैं और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में जमा करने हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में जमा हो जाएंगे तो यहाँ आपकी फाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फाइल कंप्लीट होने के बाद जो भी तहसीलदार महोदय होंगे वो आपकी फाइल एक प्रतिवेदन बनाकर एसडीएम साहब की ओर प्रेषित करेंगे। जब आपकी फाइल एसडीएम कार्यालय में पहुंच जाएगी तो आपकी फाइल कंप्लीट मानी जाएगी। एसडीएम साहब उस फाइल को ऑब्जर्व करके एक ऑर्डर जारी करेंगे कि हाँ, इस परिवार को ये सहायता राशि दी जाना उचित है। इस प्रकार से आपके खाते में राशि पहुंच जाएगी। अब आपको एक और चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे मैंने लिखा है तहसीलदार 50,000 रुपये, एसडीएम 4 लाख रुपये, डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर साहब उन डीएम 5 लाख रुपए और कमिश्नर साहब यानी कि जो भी आपका संभाग है उस संभाग के आयुक्त, संभागायुक्त जिसको कहते हैं वो, तो 5 लाख रुपए से ऊपर एरो लगा, इसका मतलब है ज़्यादा। इसका ये मतलब है चार्ट का कि यदि 50,000 रुपये की किसी को सहायता राशि दी जानी है तो वो तहसीलदार साहब के माध्यम से दी जा सकती है। यदि 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि देनी है, मतलब कि 50,000 से ज़्यादा है और 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि अगर देनी है तो वो एसडीएम साहब के माध्यम से दी जा सकती है। और यदि सहायता राशि 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए से कम है तो कहने का मतलब 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि जो है वो कलेक्टर साहब के द्वारा दी जा सकती है। और यदि किसी का इतना नुकसान हुआ है कि 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा उसका नुकसान हो गया है तो वो सहायता राशि जो है
उस पर्टिकुलर संभाग के संभाग आयुक्त के माध्यम से मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये योजना काम करेगी, आपको कौन कौन से जो है चरण आपको फॉलो करने हैं, आपको कौन से दस्तावेज आपकी फाइल में लगाने हैं जिनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और दूसरी योजना के साथ, और उस योजना का भी हम इसी प्रकार से पूरा विश्लेषण करेंगे कि एक व्यक्ति को उस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कौन से चरण अपनाने होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट उसके लगेंगे और इसकी प्रोसेस क्या होगी और उसको किससे संपर्क करना होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।